नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ज्योति सांगवान। आदमपुर को लेकर एक बार फिर से बात करेंगे और ये बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आदमपुर के उपचुनाव परिणाम के बाद जिस तरह की राजनीतिक हलचल पूरे प्रदेश में जारी है, उसके बाद बीजेपी पूरे आत्मविश्वास में नजर आई तो कांग्रेस के नेता खुलकर एक दूसरे के खिलाफ नजर आ गए हैं। बिल्कुल भी नया नहीं है, लेकिन खुलकर बयानबाजी होने लगी है। पहले जहां गुटबाजी को लेकर इनकार किया जाता था तो अब खुद ही सवाल उठने लगे हैं। भूपेंद्र हुड्डा और उनके साथी नेता जहां पार्टी के प्रदर्शन को बेहतरीन बता रहे हैं तो कुमारी शैलजा की ओर से सवाल खड़े किए गए। पार्टी को सबक लेने की जरूरत है, ये भी कहा गया। ऐसे में बड़े नेताओं के प्रचार में ना पहुंचने पर कांग्रेस के अलग अलग धड़े आमने सामने गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने किरण चौधरी को लेकर कहा कि वो मेरे नेता ही रहेंगे, ना ही उनकी हैसियत है कि उनकी पार्टी उम्मीदवार को लेकर कोई चर्चा उनसे हो या फिर राय ली जाए। इसी को लेकर जेपी ने खुद को किरण से बड़ा नेता बता दिया है। ऐसे में किरण चौधरी की ओर से ट्वीट किया गया है, उदयभान पर वार किया गया है और कुल मिलाकर कांग्रेस के तमाम नेता आदमपुर उपचुनाव के बाद एक दूसरे के सामने नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं रार एक बार फिर से तेज हो गई है। तो इसी को लेकर चर्चा हम करने वाले हैं। कांग्रेस की क्या है स्थिति, क्या है भविष्य, क्या इसी तरह से एक दूसरे के खिलाफ खड़े होकर बयानबाजी कर 2024 तक पहुंचेंगे? चर्चा हम करेंगे। पहले रिपोर्ट आप देखिए। आदमपुर में मिली हार के बाद विधानसभा में कांग्रेस का आंकड़ा 31 से 30 पर आ गया, तो वहीं कांग्रेस नेताओं का 36 का आंकड़ा भी खुलकर सामने आ गया। अब तक जयप्रकाश के प्रदर्शन को भूपेंद्र हुड्डा और उदयभान बेहतरीन बताते आए, तो वहीं कुमारी शैलजा ने परिणाम से सबक लेने को लेकर कटाक्ष किया। ऐसे में चंडीगढ़ में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और पार्टी उम्मीदवार रहे जयप्रकाश ने उपचुनाव पर विस्तृत बात की। सवालों के जवाब में उदयभान ने बताया कि उन्होंने शैलजा को 3 बार प्रचार के लिए बुलाया। जेपी उनके घर भी गए लेकिन वो नहीं आए। साथ ही कांग्रेस विधायक किरण चौधरी को लेकर भी उदयभान ने वार किया। उधर भाजपा के स्टार प्रचारकों के न आने को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। किरण चौधरी मेरी तो नेता नहीं है। किरण चौधरी, अब आप ये कहो, किरण चौधरी को कहा है जयप्रकाश जी ने। जहां तक किरण चौधरी कहती, किरण चौधरी की तरह के हमारी पार्टी में ये सारे जो स्टार प्रचारक हैं तकरीबन हैं, और किरण चौधरी मैं अपने आप से उसे कोई इतना बड़ा नेता नहीं मानता है कि जो किरण चौधरी के बगैर ही नहीं होगा। किरण चौधरी ने जिस तरह की बयानबाजी की है, उनको खुद को अपने आप ही संयम में रखना चाहिए। और जिस तरह से नहीं, कोई किरण चौधरी कोई मैटर नहीं। मैंने बता दिया ना कि किरण चौधरी का कोई नहीं, अगर उसको कोई तकलीफ है वहां जाके बताए। आप बताओ ना कि अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहता है। अरविंद शर्मा क्या कहता है, आपका जो राम कुमार गौतम दादा क्या कहता है, देवेंद्र बबली क्या कहता है अपनी सरकार के बारे में, उनके बारे में नहीं बताते। राव इंद्रजीत नहीं आया, कृष्ण पाल गुर्जर नहीं आया। और दूसरा उनके जो वरिष्ठ नेता है प्रदेश के, राव इंद्रजीत सिंह है, कृष्ण पाल है, रतनलाल कटारिया है। कौन से नेता उनके पहुंचे थे? ये ऐसा नहीं है कि सभी नेता पहुंचे। आप एक आदमी का, किरण चौधरी का बार बार नाम लेते हैं, किरण चौधरी। भाई किरण चौधरी ना तो सीएलपी है, ना वो पीसीसी है, ना वो कोई सीडब्ल्यूसी में है, ना कोई प्रभारी है। उसको किस हैसियत में जो होना कि हम उसको टिकट के लिए बंटवारे में हम उसको शामिल करते। उसको क्या बड़ौदा में शामिल किया था, क्या अहमदाबाद में शामिल किया था? ना उनको बड़ौदा में कोई शामिल किया गया डिसीजन में, ना उनको अहमदाबाद में शामिल किया गया, ना उनकी हैसियत इसमें शामिल करने की थी जिस हैसियत से हम उसको बुलाते। वहीं जयप्रकाश ने भी पार्टी नेताओं की बयानबाजी को लेकर प्रतिक्रिया दी और साथ ही 2024 में जीत का दावा भी कर डाला। उधर किरण चौधरी पर सवाल उठे तो किरण ने पलटवार करते हुए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की भाषा को लेकर नसीहत दे डाली। जाहिर है आदमपुर उपचुनावों को 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा गया, लेकिन कांग्रेस ना तो प्रचार में एकजुट दिखी, न ही परिणाम के बाद एक साथ आई, बल्कि पहले से ही मुखर होकर नेता एक दूसरे के सामने आ गए। ऐसे में सवाल यह है कि जब कांग्रेस के बड़े नेता एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहेंगे, बयानबाजी करेंगे, आपस में लड़ेंगे, तो कैसे 2024 का चुनाव लड़ेंगे और कैसे सत्ता में आने के सपनों को पूरा कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट में उठ रहे सवालों का हम जवाब लेने का प्रयास करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपली जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र सिंह ढुल जी जुड़े हैं। इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेणु हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी भी हमारे साथ हैं।
सभी का स्वागत है चर्चा में। शुरुआत ढोल साहब आपसे। कल भी हमने चर्चा की थी कांग्रेस की स्थिति को लेकर, क्योंकि शैलजा का बयान आया, उनकी ओर से कहा गया कि सबक लिया जाना चाहिए और ये संदेश जाना जरूरी है कि 36 बिरादरी की पार्टी है, किसी एक परिवार की नहीं। आज आपने देखा कि किस तरह से चंडीगढ़ से किरण को लेकर बात करें, शैलजा को लेकर बात करें, बयानबाजी हुई है किरण मेरी नेता है नहीं या सीएलपी लीडर नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं। उसके बाद किरण की ओर से भी नसीहत दे दी गई है उदयभान को। तो कब तक ये सब चलता रहेगा और इस तरह की लड़ाई के साथ, इस तरह की बयानबाजी के साथ, सामने होने के साथ कैसे पार्टी मजबूत हो पाएगी आने वाले दिनों में? देखिए, जहाँ तक बात पार्टी की होती, मैं आपको बता दूं, पार्टी की में कोई कमजोरी किसी प्रकार की नहीं है। हम बढ़िया चुनाव लड़े, बढ़िया चुनाव के बाद में एक जो मैसेज जो ट्रेवल किया है, मैसेज बिल्कुल पॉजिटिव है, इसमें कोई दोहराए किसी प्रकार की नहीं है। अब जहाँ तक बात ये है कि बयानबाजी है, तो ये बयानबाजी मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा अनकॉमन चीज नहीं है। अक्रॉस द पार्टी लाइन किसी भी पार्टी के अंदर देख लीजिए, किसी भी बड़े नेता को देख लीजिए, किसी भी पार्टी में जितनी भी हरियाणा के अंदर पार्टी राजनीति करती है, सभी में इस प्रकार की बयानबाजी चलती रहती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है कि उसको कांग्रेस के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट किया जाता है, जो बेटर रीजन, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी को कंसंट्रेट करके कहीं न कहीं राजनीतिक लाभ उठाने का एक प्रयास किया जाता है विरोधियों के द्वारा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के जितने भी नेतागण है, सभी के सभी सम्मानित और आदरणीय। किरण चौधरी जी ने यदि कोई चीज कही है तो उसके उनका भी सम्मान है। माननीय जज जी ने जो कही है वो बिल्कुल सही कही है, उसमें भी कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। तो सभी को अपने अपने विचार सार्वजनिक उसमें रखने का एक उनका है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली चीज मेरे हिसाब से तो है नहीं। दिक्कत वाली बात तो है जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये कहें कि कुमारी शैलजा को 3 बार बुलाया गया था कैंपेनिंग के लिए, किरण को भी बुलाया गया था, वो भी नहीं आई। जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से बुलाए जाने पर नेता प्रचार के लिए ही नहीं आते, तो अगर हम बयानबाजी पर बात ना भी करें तो पार्टी के संगठन को लेकर जरूर सवाल उठते हैं कि जब प्रदेश अध्यक्ष का कहा नहीं माना जाता, सुना नहीं जाता, तो कैसे आने वाले दिनों में चुनाव लड़ेंगे? और उसका शायद ही परिणाम था भी कि आदमपुर में आप लोग हारे। देखिए, जहाँ तक बात बुलाए जाने की है तो वो क्यों नहीं आए, तो इसके लिए तो सबसे बेहतर जवाब तो उन्हें देना चाहिए कि उनको कौन सा ऐसा न्योता देना चाहिए था जिसके बाद उनका वहां पर आना पड़ता था। मेरे हिसाब से उनकी ड्यूटी थी, तो उनको आना चाहिए था। स्टार प्रचारक की बीच में शुरुआत में उनको डाल दिया गया, लेकिन नहीं आते किसी निजी समस्या की वजह से या कोई भी उन्होंने वहां पर अवगत कराया है, तो उस अवगत कराने पर हाईकमान जो है उसको सही मानती है, गलत मानती है, कि हाईकमान का कार्य है, इसके अंदर कुछ भी बोले जाने की कोई आवश्यकता इस समय पर नहीं। हाँ, रिजल्ट बिल्कुल स्पष्ट है, सबको दिख रहा है कि किस नेता ने जो है वहां पर आदमपुर के अंदर मेहनत करी है, किस नेता ने किसी प्रकार की मेहनत नहीं की, ये सबके सामने है। सार्वजनिक तौर पर सारे हरियाणा को पता है, और उसके बाद में जो रिजल्ट हुआ, रिजल्ट भी सार्वजनिक तौर पर हरियाणा में पता है कि किस प्रकार से रिजल्ट आया है, किस प्रकार से एक बुलंदी के साथ, मजबूती के साथ वहां पर चुनाव लड़ा गया। वंदना पोपली जी, चूंकि प्रेस वार्ता थी और प्रेस वार्ता में पत्रकारों ने सवाल पूछे किरण चौधरी के बयान को लेकर भी, शैलजा के बयान को लेकर भी, तो प्रतिक्रिया दी गई उदयभान की ओर से। साथ ही बीजेपी पर भी एक बार किया गया कि बीजेपी के अरविंद शर्मा क्या बोलते हैं, इस पर भी तो जवाब दिया जाए। देवेंद्र बबली क्या कहते हैं सरकार को लेकर, दादा गौतम क्या बोलते हैं, उसको लेकर भी चर्चा हो। और जहां तक स्टार कैंपेनर्स के आने की बात है कि कैंपेनिंग के लिए नहीं पहुंचे, तो राव इंद्रजीत भी तो नहीं पहुंचे, कृष्णपाल गुर्जर नहीं पहुंचे, रतनलाल कटारिया नहीं पहुंचे, तो बीजेपी में भी क्या अलग है? देखिए, सबसे पहले तो जो ये 2 दिन से घटनाक्रम चल रहा है, किस तरह से वार पलटवार हो रहा है कांग्रेस का, हालांकि उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश के सामने एक छवि रखी जा रही है, और ये छवि कोई नई नहीं है, और ये सिर्फ हरियाणा स्तर पर भी नहीं है, ये पूरे देश में भी ये पहले भी चलता रहा है और हरियाणा में भी ये लगातार पहले भी चलता रहा है। ये किस प्रकार की छवि दिखाने की कोशिश करते हैं, ये इनकी अंदरूनी कंडीशन जो है वो पता चल जाती है। लेकिन मैं इसको इन टोटल एक चीज कहूंगी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफीट डालने की कवायद है कि किस प्रकार से ये डाल दिया जाए शैलजा जी के सिर पर, किरण जी के सिर पर, कि आदमपुर हार गए तो उसका कारण ये है। अगर गलती से ये जीत जाते तो इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन बैठे होते? दीपेंद्र हुड्डा बैठे होते, भूपेंद्र हुड्डा बैठे होते, गुणगान हो रहा होता, 24 में मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही होती। मुझे लगता है प्रचार के टाइम भी यही बात हुई थी, यही बात चल रही थी कि अगर ये जीत गए तो 24 में मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उस समय हुड्डा जी भी कह रहे थे कि मैं 2 लिस्ट लेकर बैठा हूं, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा।
तो ये पूरी जो कवायद है कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिफीट की वो डालने की हो रही है। ना तो ये पिताजी पे डाल सकते हैं, ना ही उनके बेटे पे डाल सकते हैं। बेटे को तो कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश करने की बात थी कि देखिए आदमपुर जिता लाए, जिस प्रकार से उनका चेहरा सामने रखा, लेकिन ये इतना बड़ा फेलियर साबित हुआ वो हम सबको दिखाई दिया। और एक चीज और कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हुआ, प्रदेश अध्यक्ष एक राष्ट्रीय पार्टी बड़ी पार्टी खुद बता रहे हैं रविंद्र ढुल जी, मुझे लगता है हम भी आपस में बात करते हैं तो जी के बिना हमने आज तक कभी बात नहीं करी। ये खुद भी एक रिफाइंड प्रवक्ता है, इस चीज को जानते हैं। जब आप किरण तो ये नहीं है, किरण को मैं नेता नहीं मानता, और उसके बाद जी लगाना तो दूर, ये भी बोल देना कि उसकी हैसियत नहीं है। एक बड़ी नेत्री जो कि सीएलपी लीडर रह चुकी हैं, जिनके एक पारिवारिक घराना जो हरियाणा में एक मायने रखता है, उसके लिए ये बोलना कि उसकी हैसियत क्या है, तो मुझे लगता है यही बता देता है कि इनकी जो धुरी है एक ही परिवार की तरफ चल रही है। एक एक करके इन्होंने निपटाना शुरू किया था। हुड्डा जी निपटाने में बहुत माहिर है। आप शुरुआत से देख लीजिए, भजन लाल जी से लेकर आज किरण चौधरी जी उनके निशाने पर हैं, तो एक एक करके वो निपटाते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है कि दो व्यक्तियों की पार्टी बन गई। शैलजा जी ने भी यही कहा, आज किरण चौधरी जी ने भी यही रिपीट किया कि 36 बिरादरी की पार्टी होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की पार्टी बनकर रह गई, और ये एक सच्चाई है। यहाँ पर एक कहते हैं ना कि एक भस्मासुर है। हुड्डा जी कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसी तरह का रोल प्ले कर रहे हैं कि जिस पे हाथ रखेंगे वो खत्म। अशोक तंवर पे हाथ रखा वो खत्म, भजन लाल जी के साथ रहे वो खत्म, शैलजा जी पे हाथ रखा वो खत्म, रणदीप सुरजेवाला को बेचारे को वहां पर राजस्थान भागना पड़ा, और अभी किरण चौधरी जी की बारी है। तो निपटाने वाली बात है। और जहां तक आपके प्रश्न की बात है, इनके प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, हमारी पार्टी में से किसी ने क्वेश्चन मार्क नहीं करा, किसी ने ये नहीं कहा कि हम 2 लिस्टें लेकर बैठे हुए हैं। मैं ये मानती हूँ कि सभी नहीं आए, लेकिन उसके लिए कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था। सभी, मुझे लगता है मीडिया की तरफ से भी क्वेश्चन मार्क नहीं आया। आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि किरण चौधरी जी क्यों नहीं आई या शैलजा जी क्यों नहीं आई, हमसे क्यों पूछा जा रहा है, और आप उसको कृष्णपाल गुर्जर जी से कंपेयर कर रहे हैं, तो इतना समझ लीजिए शैलजा जी का गृह क्षेत्र है सिरसा से, वो एमपी रह चुकी हैं, वो उनका अपना एरिया है। अगर किरण चौधरी जी की बात करें तो उनके जो ससुर हैं और उनके पति वहां से इलेक्शन लड़ चुके हैं। उस एरिया में अगर वो दोनों नहीं आते तो क्वेश्चन मार्क जरूर आएंगे, मीडिया की तरफ से भी आएंगे, जनता की तरफ से भी आएंगे, लेकिन आप कंपैरिजन करेंगे कि पार्टी के कृष्णलाल जी क्यों नहीं आए। ये भी तो कहा गया ना कि अगर सम्मान से बुलाया जाएगा तो ही आऊंगी, या फिर शैलजा की ओर से कहा गया कि एक सबक लिया जाना चाहिए कि 36 बिरादरी की पार्टी है। तो अपनी पार्टी को नसीहत अगर देंगे मीडिया के सामने आकर, उसके बाद ये भी कहना कि बयानबाजी को लेकर बात मत कीजिए या गुटबाजी है नहीं, फिर इन बातों को खारिज नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी किसी भी सूरत में। विजेंद्र रेड्डी जी, क्या आप वंदना पोपली जी की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हार का ठिकरा किसके सिर पर फोड़ा जाए? ये तमाम बातें उसी ओर इशारा कर रही हैं कि पार्टी हाईकमान को क्या बताया जाए, क्योंकि हुड्डा के विरोधी खेमे के नेता ये जरूर कहेंगे कि भूपेंद्र हुड्डा के चलते इलेक्शन हारे, तो भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेता ये जताने और बताने के प्रयास में हैं कि पार्टी के बड़े नेता आए नहीं कैंपेनिंग के लिए, और वो पार्टी के खिलाफ भी, बड़े नेताओं के खिलाफ भी बयानबाजी कर रहे हैं। हाँ ज्योति जी, देखिए ये भूपेंद्र हुड्डा जी जताने की बात नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा जी ने जानबूझ करके इनको हरा करके और दूसरे नेताओं को नीचा दिखाने का जो प्रयास किया गया था, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस प्रकार से जयप्रकाश को आदमपुर में लेकर के आए हैं, ये इनडायरेक्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की मदद करना चाहते हैं। और देखिए कितनी बड़ी बात है, माननीय किरण चौधरी जिसके ससुर हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, रेलवे मंत्री रह चुके हैं, बहुत बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, इनके पति सुरेंद्र सिंह जी बहुत बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, और उदय भान जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, वैसे तो देखिए इनका अंदरूनी मामला, लेकिन फिर भी उदय भान के पिताजी के बारे में सब जानते हैं। आयाराम गयाराम का नाम उदय भान के पिताजी से शुरू हुआ था, और इसके अलावा इनकी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। उदय भान जी अपने एरिया से विधायक बढ़ते जरूर रहे हैं, लेकिन किरण के मुकाबले में ये कहीं नहीं ठहरते। आज सौभाग्य है कि ये हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, और अध्यक्ष बनते ही चंद ही दिनों में इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है कि उसकी क्या हैसियत है, मैं उसको नेता क्यों मानूं। तो कहीं ना कहीं ज्योति जी देखिए, ये मैं कहता हूं बहुत बड़े घमंड की बात उदय भान जी ने की है, और ये कांग्रेस के लिए बहुत ही घातककारी है। और ये नहीं, कांग्रेस में नीचे लेवल तक गुट बने हुए हैं। आपको भी ध्यान होगा, एक बाल मुकुंद शर्मा जी थे जो प्रवक्ता हुआ करते कांग्रेस के, उन्होंने एक बार ये कह दिया था कि उदय भान जी को मीटिंग बुलाने का हक ही नहीं है, तो उसको प्रवक्ता से ही हटा दिया। यानी प्रवक्ता लेवल तक भी यहाँ पर गुटबाजी बनी हुई है। और कहीं न कहीं भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा
ये चाहते हैं कि मेरे अलावा इस कांग्रेस में कोई रहे ही ना, सारे के सारे निकल जाए। चाहे अशोक तंवर जी थे, कुलदीप बिश्नोई जी की क्या बात थी, ज्योति जी क्या था, कुछ भी मामला नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरी राहुल जी से बात करवा दो, व्यक्तिगत तौर पर नहीं होती, टेलीफोन से करवा दो। और बीच में सीएलपी लीडर जी ने उनकी टेलीफोन पर भी बात गांधी परिवार तक, तो उसमें हुड्डा साहब क्या कर सकते हैं? मुलाकात के लिए क्या वो खुद टाइम नहीं ले सकते? उन्होंने कितने तो चक्कर लगाए, कितनी बार वो गए। जब उनको पार्टी में शामिल होना था तब भी तो राहुल गांधी की मौजूदगी में उनकी अगुवाई में शामिल हुए। हाँ, अब उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, जो कि दूसरे कांग्रेसी नेता कहते हैं, तो उसमें क्या किया जा सकता है फिर? नहीं, कांग्रेस तो कहती है ना कि उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, या फिर ईडी से डर गए थे, क्योंकि हमें सारी बातें साथ लेकर चलनी होंगी। जो कांग्रेस के दूसरे नेता कहते हैं, हम उनको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, राहुल जी उनसे नाराज हो गए थे, किन्हीं बातों से लोगों ने उनको नाराज कर दिया था उसके खिलाफ। अच्छा। और फिर वो कहते थे मेरी एक बार मुलाकात करवा दो, मैं अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। वो स्पष्टीकरण देने ही नहीं दिया गया उसको। अंत में उनको ये फैसला लेना पड़ा, और उनकी अंतरात्मा जाग गई। फिर अंतरात्मा जाग गई तो उन्होंने अपना फैसला ले लिया। और इसी प्रकार से आज तो ज्योति जी एक और बात है, चाहे भाजपा में देख लीजिए, आप अकेले कांग्रेस की बात ना करके भाजपा की भी कर लीजिए। भाजपा, वंदना जी चाहे कुछ भी कहती हो, भाजपा में भी बहुत बड़े स्तर पर गुटबाजी आजकल चली हुई है। अच्छा। जिस प्रकार से राव इंद्रजीत ले लियो, रतनलाल कटारिया जी ले लो, कृष्ण लाल पवार जी, गुर्जर जी ले लो, ये चुनाव में क्यों नहीं आए? क्योंकि इनमें भी गुटबाजी बनी हुई है। जेजेपी में ले लो आप, जेजेपी में देवेंद्र बबली जी को ले लो, रामनिवास सुरजाखेड़ा को ले लो आप, ईश्वर सिंह को ले लो, जोगीराम को ले लो, राम कुमार गौतम को ले लो, इनमें भी बड़ी गुटबाजी चली हुई है। आज प्रदेश में यदि कोई है तो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक व्यवस्थित पार्टी है। आप लोगों के पास तो गुट है ही नहीं ना। और आप लोगों के पास, अच्छी बात है, गुटबाजी कैसे होगी? गुट है ही नहीं, नेता बड़े नेता नहीं पार्टी के पास। नहीं ज्योति जी, हमारे पास हमारा बहुत बड़ा संगठन है, लेकिन अनुशासित है और डिसिप्लिन में काम करने वाला है। और मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है, करो, ये अच्छी बात है, करते रहो, अब बढ़िया चल रहा है। मैं तो बधाई भी देता हूँ भाजपा वाले लीडर्स को भी, और जेजेपी वालों को भी, और कांग्रेस वालों को भी बहुत बहुत बधाई। लगे रहो, आप इसी काम में लगे रहो, अच्छी बात है, ठीक है ना। आप ऐसा काम करोगे तो तभी तो जनता देखेगी ना आपको। आपका अपना घर ही अच्छा नहीं है तो दूसरों का घर कैसे आप बसाओगे? हमारे घर ही शीशे के बन गए हैं सारे के सारे। चलिए, तो राजकुमार जी, कैसे आप दूसरों के ऊपर ऐतराज करने का काम करोगे? राजकुमार जी, कल भी आप डिबेट में थे, कल हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अपडेट क्या है कि प्रेस वार्ता की गई और खुलकर बोल दिया गया कि उन्हें नेता नहीं मानते या उनकी हैसियत नहीं है, कोई नसीहत देता है प्रदेश अध्यक्ष को। तो आप क्या देख रहे हैं, किस दिशा में जा रही है हरियाणा कांग्रेस? देखिए ज्योति जी, दो अलग अलग चीजें हैं। आज बताया गया कि हमारी शैलजा को भी बुलाया गया था और किरण चौधरी को भी बुलाया गया था। अगर ये दावा सही है, और मान लेते हैं दावा सही होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है, वो क्यों नहीं आए इसका जवाब तो वो बेहतर दे सकते हैं। पर वो जवाब इनको देंगे, या हो सकता है वो इनकी हैसियत इतनी ना मानते हो कि इनको जवाब देने की जरूरत, वो आला कमान को जवाब दें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह की शब्दावली आज प्रयोग की गई वो शर्मसार करने वाली। एक राजनीतिक दल जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष एक लंबे समय तक महिला रही हैं, हाल तक रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के बनने तक, उस पार्टी में एक महिला के बारे में सवाल किया जाता, वो है कौन? क्या पीसीसी है, क्या सीएलपी है? उदय भान कोई नए राजनीति में नहीं आए, उनको पता होगा कि पीसीसी और सीएलपी लीडर के अलावा भी बड़े नेता होते हैं। और जहां तक सवाल हैसियत का है तो उदय भान से कई गुना बड़ी हैसियत किरण चौधरी की है, सिर्फ इसलिए नहीं वंशीलाल के पुत्र वधू हैं, इसलिए कि पिछले कार्यकाल में सीएलपी लीडर भी थे, उससे पहले हुड्डा सरकार में मंत्री भी रही हैं, और उससे पहले दिल्ली में विधानसभा के उपाध्यक्ष रही, और न भी रही होती एक आम कार्यकर्ता के भी इस तरह की शब्दावली, तू तड़ाक वाली भाषा, वो है कौन? मुझे लगता है निहायती आपत्तिजनक है। और कम से कम कांग्रेस जिस संस्कृति की बात करती है उसके तो कतई प्रतिकूल है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। और बेहतर होगा कि उदय भान अपनी बात की गलती को समझे, उन्होंने कितनी बड़ी बात कही हो, किस अंदाज में कही, और खुद उनको खेद व्यक्त करना चाहिए। लेकिन इससे पता चल जाता है कि कांग्रेस में नेताओं के रिश्ते आपस में कैसे हैं। एक प्रदेश अध्यक्ष हैं जो अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता के बारे में इस तरह की राय रखते हैं। दूसरी बात, हार जीत का सवाल होता है। ढुल जी बैठे हैं, सही बात है कि
टक्कर तो दी, कांग्रेस और भाजपा के बीच में टक्कर हुई। इनेलो और आम आदमी पार्टी तो हाशिए पे खड़े दिखाई दिए, कोई मैदान में थे नहीं, मुकाबले में थे नहीं। लेकिन क्या टक्कर देना पर्याप्त है जब 2 साल बाद चुनाव होने हैं और जब आप जीत का दावा करते हुए चुनाव लड़ रहे थे? 2005 में 67 सीटें, 2009 में 40 सीटें, 2014 में मेरे ख्याल से 14 या 15 सीटें और 2019 में 31 थी जो घट के 30 रह गई। नहीं तो क्या आप सिर्फ टक्कर देने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या किसी बदलाव की बात करना चाहते हैं, अपने आप को एक विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं? और विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं तो कैसा विकल्प है जिसके नेताओं में आपस में नहीं बनती, जो पार्टी के लिए एकजुट नहीं हो सकते, पार्टी के उम्मीदवार के लिए एकजुट नहीं हो सकते? कुल मिलाकर के कांग्रेस बड़े गंभीर संकट में। इन्होंने कहा कि भाजपा के भी कई लोग नहीं आए, या भाजपा में भी अगर वो नहीं जीतते तो सवाल उठते। 2 उपचुनाव इसी कार्यकाल में विधानसभा के हुए, बड़ौदा हुआ, इलाहाबाद हुआ। संयोग की बात है दोनों भाजपा हारी, लेकिन कोई सवाल उठा? कोई सवाल नहीं उठा। सवाल जब उठता है जब कांग्रेस के या किसी भी दल की जो आंतरिक झगड़े हैं वो सतह पर आते हैं और उनको सतह पर मीडिया नहीं लाता, जो बार बार मीडिया के से ठीकरा फोड़ते हैं कि आप हमसे सवाल करते हैं। भाई आपका आचरण ऐसा है, आपके व्यवहार ऐसा है। राजकुमार जी, आपको रोकूंगी बीच में। कितना दिलचस्प है कि खुद ही प्रेस वार्ता करते हैं उदयभान चंडीगढ़ में, उसके बाद खुद ही जिन शब्दों की आप भी रिपीट कर रहे थे उनको हैसियत जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता के, उसके बाद किरण क्या करती हैं, ट्वीट करती हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को ये भाषा शोभा नहीं देती। हमने उनको फोन लाइन पर जोड़ा उदयभान को, खुद मैं मौजूद रही स्टूडियो में, उसके बाद यू टर्न ले लेते हैं, उसके बाद हम पर एलिगेशन, मीडिया पर एलिगेशन कि आप लोग तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, वो भी तब जबकि लाइव पीसी हमने दिखाई है, बाइट्स हमारे पास है, 3 विन हमने चलाई है, उसके बाद भी यू टर्न भी खुद लेना है, एलिगेशन भी मीडिया पर लगाना है। मतलब आप ये बताइए, फिर ऐसे नेता अगर प्रदेश अध्यक्ष के पद पर विराजमान होंगे तो क्या इनकी विश्वसनीयता है? और क्या उस पार्टी की विश्वसनीयता रह जाएगी जिसके प्रदेश अध्यक्ष? भाई आप पहले तोल बोल के बोलिए ना, आपको क्या बोलना है? आलोचना करने के लिए बड़ी शालीनता के साथ आप आलोचना कर सकते हैं, कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते हैं, अब शब्दों का इस्तेमाल करने जरूरी थोड़ी है जी। तो ये कुल मिलाकर बड़ा गंभीर मामला है। और जो हम लोग बार बार कहते रहे कि कांग्रेस में गुटबाजी बहुत गहरे तक और सिर्फ महत्वाकांक्षाओं को टकराव और कुछ नहीं है, कोई वैचारिक विरोध नहीं है, क्योंकि विचारधारा तो सिर्फ सत्ता है और तो कुछ है नहीं। ये वर्चस्व की लड़ाई है और बहुत सारे सीएम के दावेदार बहुत सारे रहते हैं दूसरे दलों में जाकर, हालांकि सीएम की कुर्सी नहीं भी चाहिए होती, लेकिन कांग्रेस में सबको सीएम बनना है। एक सवाल तो किसी को पूछना चाहिए मीडिया को उदयभान से कि राहुल गांधी तो सीएलपी लीडर भी नहीं है और कांग्रेस में भी किसी पद पर नहीं है, तो उनकी हैसियत पर सवाल उठाने की हैसियत है उनकी? चलिए इस सवाल में पूछूंगी ढुल साहब, ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्या ये एक नेता के लिए प्रदेश अध्यक्ष की ओर से सही शब्द इस्तेमाल किया गया है महिला नेता के लिए? मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ, शब्दों के मैं इंटरप्रिटेशन के ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं केवल मात्र एक ही चीज बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात ये, यदि किरण चौधरी जी शामिल नहीं होती है तो उनका निजी विवेक के ऊपर निर्भर करता है। पार्टी के द्वारा उनको बुलाया गया था बाकायदा और कैंडिडेट के द्वारा भी बताया गया था। हमारे कैंडिडेट जयप्रकाश जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट इस चीज को कर दिया था। अब उस बात के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके ऊपर जो रिएक्शन आता है तो उस रिएक्शन की जो इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो सकती है। मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से और पार्टी के हिसाब से किरण चौधरी जी हमारी सम्मानित नेता है और हमारी नेता रहेंगी। नहीं, उदयभान ने आप पीसी सुन के ही आए होंगे, अगर आपने, मैं तो उम्मीद करती हूँ आप सुन के आए होंगे, अगर आपने नहीं सुनी तो हमने रिपोर्ट में सुनवाया भी। वो पहले वाकई में कह देते हैं किरण मेरी नेता नहीं है, ना वो पीसीसी, ना वो सीएलपी है, ना वो पार्टी की प्रभारी है, ना उनकी हैसियत है कि उनसे चर्चा की जाए उम्मीदवार को लेकर, ना उनसे बड़ौदा में चर्चा की गई, ना उनसे इलाहाबाद को लेकर चर्चा की गई। तो क्यों वो इस बात को लेकर उम्मीद करती हैं कि उनसे चर्चा की जाएगी? कौन है वो? तो ये शब्द तो ये है, मुझे नहीं पता कि इनका सकारात्मक अर्थ क्या हो सकता है। ये सीधा हैसियत पर सवाल खड़ा किया गया है। देखिए मैं आपको एक चीज मैं बता दूं, जब भी किसी भी पार्टी की जो टिकट तय होती है तो टिकट तय होने के समय पर एक
बाकायदा कोर कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी के जो सदस्यगण होते हैं, उन सदस्यगण के पास भी विवेक होता है, उन्हीं के पास में विशेष अधिकार होता है। जिस विशेष अधिकार के तहत जो है वो वहाँ पर अपनी बात रखते हैं। यदि किरण चौधरी जी उसके कमेटी की मेंबर नहीं थी, टिकट सिलेक्शन कमेटी की, तो केवल मात्र इस टिप्पणी को केवल उसी विषय तक और उसी जगह तक सीमित रखा जाए, पहली बात। और यदि वो टिकट सिलेक्शन कमेटी से बाहर जाती हैं, अब जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर नितिन गडकरी जी पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर चले गए, ठीक है, सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कोई चीज नहीं की, लेकिन आज के दिन में तो उनके पास में कोई ऐसा कोई आधिकारिक कोई मंच नहीं है जहाँ पर वो किसी भी व्यक्ति की सिफारिश कर सकते हैं टिकट के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड इसके करता है। यदि कल को किरण चौधरी जी जो है ऑफिशियल की ऐसे पद के ऊपर आ जाती है, जिस पद के बाद उन पद पे रहने के तहत उनको वहां पर बिठाया जाना चाहिए, तो निश्चित तौर पर वो अपने आप वहां पर आ जाएंगे। और यदि वो उसके अंदर नहीं है, उस कमेटी स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर, तो नेचुरल सी बात है उनसे नहीं पूछा जाएगा। तब उसको हम इंटरप्रेट करके नेगेटिव सेंस में कुछ भी ले लें, लेकिन फैक्चुअल मैटर केवल मात्र यहाँ तक है कि भाई इनसे पूछा जाना आवश्यक इसलिए नहीं था क्योंकि वो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर थी ही नहीं। सीधी बात। वंदना जी, देखिए दो बातें हैं। एक तो बार बार कांग्रेस पार्टी कहती है कि आंतरिक लोकतंत्र है, लोग अपनी बातें कहते हैं, लेकिन पार्टी प्लेटफॉर्म पर बातें क्यों नहीं होती? और अगर ऐसा है कि इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि उनके पास पद नहीं है तो उनसे पूछा नहीं गया, उनसे चर्चा नहीं की गई, तो ये नेता आपस में मिलकर डिस्कस क्यों नहीं कर लेते इस बात को? मीडिया के सामने बयान देते हैं, उसके बाद ये कहना कि इनके अर्थ आप सही निकालिए, गलत अर्थ मत निकालिए। देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है राजकुमार जी ने बहुत अच्छी बात कही थी इनके नेताओं के रिश्तों की बात लेकर। मुझे लगता है कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी इतने कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे जो कांग्रेस के अंदर आपस में नेताओं के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। मुझे लगता है नफरत की हद तक रिश्ते हैं इनके, और यहाँ पर एक किसी भी कीमत पर एक दूसरे को गिराना चाहते हैं। इनको आपस में पार्टी को बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, इनको कार्यकर्ताओं से मतलब नहीं है, जनता से तो बिल्कुल ही मतलब नहीं है। तो किसी भी तरह से एक दूसरे को ख़त्म करने की कवायद रहती है। अभी यहाँ पर इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे थे रविंद्र सिंह ढुल जी। मैं ये बोलती हूँ कि अगर ये लाइन बोली जाती है, ये उनकी हैसियत नहीं है, इसमें इंटरप्रिटेशन की कोई चांसेस नहीं है। वो तो बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इसका मतलब निकाल सकते हैं या कुछ और कह सकते हैं। तो सीधा सीधा शब्द है, वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी हैसियत ही नहीं है। और वो किसको कह रहे हैं? किरण चौधरी जी को कह रहे हैं। और आप अभी रविंद्र सिंह ढुल जी कह रहे थे कि अगर वो कमेटी के मेंबर नहीं है तो उनसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आज मैं एक बयान सुन रही थी किरण चौधरी जी का, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा, दो बातें कही। सबसे पहले कि अब तक जब भी पहले जो भी कैंडिडेट चूज होता था, चाहे इलाहाबाद में हुआ चाहे बड़ौदा में, दोनों में वो सीएलपी लीडर नहीं थी, तो उस समय उसको एआईसीसी में बुलाकर पूछा गया। और दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि उदयवान जी को भी जब बनाया गया स्टेट प्रेसिडेंट तो उस समय भी मुझे बुलाकर पूछा गया। और उसके बाद वो बोली, समझ रहे हो ना? उसके बाद ये उन्होंने बोला कि समझ रहे हो ना कि उदयवान को बनाने वाली भी मैं थी, और आज वो मेरे को बता रहा है कि मेरी हैसियत क्या है। तो ये एक सिंपल सी बात है कि व्यक्ति पूजन की पार्टी है। यहाँ पर व्यक्ति की जो तेज से बोल सकता है वही सफल है। चाटुकारिता की हद हो चुकी है। उदयवान जी भूल गए कि वो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के पद में, संगठन में प्रदेश अध्यक्ष से ऊपर कुछ नहीं होता। उनका ये बोलना कि किरण चौधरी मेरी नेता नहीं है, ये यहाँ पर इंटरप्रिटेशन है। उसकी अगली लाइन ये बनती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे नेता हैं। यानी कि संगठन का जो सबसे ऊंचा व्यक्ति है वो ये बता रहा है मेरा कौन नेता है कौन नेता नहीं है। ये दिखाता है चाटुकारिता की हद क्या है। तो चाटुकारिता में कहीं तक भी जाएंगे। बाबू बेटा की ये प्राइवेट कंपनी बनी हुई है तो उसके चारों तरफ घेरते हैं। लेकिन मैं अपनी उसी बात पे दोबारा से आती हूँ, ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा की सबसे बड़ी हार है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बड़ी हार है। ये बीइंग वन मैन शो, एक उनको इतना बड़ा झटका लगा है, उससे नहीं निकल पा रहे। तो एक तरीका है कि किसी तरह इन पर डाल दिया जाए सब कुछ और कहीं ना कहीं बच के निकल आ जाए कि हाँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो कहाँ कहते थे कि हम जिता लाएंगे और अब हार गए, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं शैलजा है, किरण है। तो ये सिर्फ एक कवायद है उनको बचाने के लिए। रेड्डी साहब, देखिए
कोई भी प्रदेश अध्यक्ष रहा हो या कितने ही प्रभारी रहे हों, कभी हम किसी की भी बात करें, शकील अहमद की बात करें, गुलाम नबी आजाद की बात करें, कमलनाथ की बात करें या अभी विवेक बंसल की बात करें, ना कोई प्रभारी, ना कोई प्रदेश अध्यक्ष, ना पार्टी को साथ लेकर चल पाया, ना संगठन का गठन हो पाया, संगठन निर्माण नहीं हो पाया। और अगर ठीक ऐसा ही चलता रहा कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुछ कहते हैं नेताओं को लेकर, नेता पलटवार करते हैं सार्वजनिक मंचों पर, मीडिया के सामने, तो लगता भी नहीं कि कभी संगठन भी बन पाएगा या पार्टी एक भी हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति जी, देखिए मैं सबसे पहले तो इस मामले में अपने किरण चौधरी को बहुत बहुत सांत्वना भी दूंगा और बधाई भी दूंगा उनको कि उन्होंने उदय भान जी की बात का जवाब बड़ी शालीनता के साथ देने का काम किया और बड़ी शालीनता से उदय भान जी को समझाने का भी उन्होंने काम किया। लेकिन उदय भान जी के जो वर्डिंग है वो वास्तव में एक, वो कहते हैं ना, प्रदेश अध्यक्ष जो एक बलशाली और बलवान प्रदेश अध्यक्ष दिखाने का प्रयास किया उन्होंने। मैं तो इस बात को यही कहूंगा, नहीं तो प्रदेश अध्यक्ष को बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन करके चलना होता है, बातों को, लीडर्स को मैनिपुलेशन करके चलना होता है, एक दूसरे की बात को दबा करके चलना होता है और सभी को तभी जोड़ा जा सकता है। अगर इस तरह की भाषा का यूज करेगा प्रदेश अध्यक्ष, धन कैसे पार्टी का वो इकट्ठा कर लेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता पार्टी। उन्होंने तो बहुत सारी और भी कई बातें उन्होंने कही है कि मैं कुमारी शैलजा के घर गया, वो ना आए तो ना आए, ये भी उन्होंने कहा है, शैलजा जी के बारे में भी ऐसा कहा है। और दूसरे नहीं आए तो वो गुस्से में कहता है, पीसी मैंने सुनी है मैडम उनकी, वो पीसी में गुस्से से कहता है कि आप क्यों बार बार पूछते हो वो नहीं आया, क्यों पूछते हो मेरे से, वो गुस्सा कर रहे हैं। अरे भाई आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं, आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे। यानी उदय भान जी वास्तव में असली प्रदेश अध्यक्ष आए हैं कांग्रेस के, जो कांग्रेस को बिल्कुल बिल्कुल डुबोने का काम करेंगे। देखिए ज्योति जी, अगर और अभी ये कह रही थी कि अपनी वंदना जी कि ये पूरा का पूरा हार का जो है भूपेंद्र को जाता है, इसका जो भी परिणाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही इसकी जिम्मेवारी है हार के। मैं ये कहता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिम्मेवारी नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो हरवाया है भाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर चाहते तो जितवा सकते थे, उसकी जिम्मेवारी क्यों लगा रहे हो? वो तो जीत गए क्योंकि वो हरवाना चाहते थे, वो जीत गए। वो अपने एम में सफल हो गए। क्यों हरवाना चाहते थे? सुनिए रेड्डू जी, आप इतना बड़ा नेता उनको मानते हैं कि वो चुनाव परिणाम खुद ही डिसाइड करते हैं, ठीक है, जीतना है जितवा देंगे, हारना है हरा देंगे। आप भूपेंद्र हुड्डा को सभी दलों से ऊपर मानते हैं। आप इतने बड़े कद के नेता उनको मानते हैं कि अगर उनका मूड हुआ कि पार्टी को जिताना है तो वो इतनी शक्ति रखते हैं कि जिता देंगे, वो इतने पावरफुल है। जब भी उन्होंने करवा दिया, आप ही मान रहे हैं। बीजेपी ने जो इलेक्शन लड़ा या गठबंधन ने जो इलेक्शन लड़ा, भजनलाल परिवार ने जो इलेक्शन लड़ा, उसके कोई मायने ही नहीं बचते। ये भूपेंद्र हुड्डा का मूड था कि हारना है तो हार गए। आप ही कह रहे हैं। ज्योति जी मैं बोलूं, देखिए ज्योति जी, 29-30 तारीख तक क्या था, आदमपुर के हलके में त्रिकोणीय मुकाबला चला हुआ था। इनेलो, कांग्रेस और बीजेपी का इलेक्शन चला हुआ था, त्रिकोणीय मुकाबला था। वहां पर आदमपुर की जनता, चलो ये आपका विचार है ना, मैं अपना विचार बता रहा हूं ना। तो त्रिकोणीय मुकाबले में आदमपुर की जनता ने यह फैसला किया कि कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकते हैं, इसलिए वो सारा हलका कांग्रेस के साथ लग गया। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वहां थोड़ा सा और जोर लगा लेते, विनम्रता दिखाते और अपने सभी लीडर्स को वहां ले आते, चाहे वो किरण शैलजा थी, चाहे रणदीप सिंह बेसिक कर्नाटक में था, वो अगर वो कहते तो वो आ जाते। अच्छा। और किरण चौधरी भी चले जाते। अगर ये 3-4 लीडर, कैप्टन अजय यादव वगैरह सारे वहां जाकर के प्रचार करते तो 100% जीत जाते ये। लेकिन इन्होंने तो उनको बुलाना ही नहीं चाहा। क्यों नहीं बुलाना चाहा? क्योंकि वो जितवाना नहीं चाहते थे। कहीं न कहीं भाई जयप्रकाश जी की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी अंदरूनी कलह है मैडम। यहाँ तो कण कण में झगड़ा है, कण कण में द्वेष है। वो भी कहीं न कहीं अंदरूनी खाते जयप्रकाश जी को हराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इन सीनियर लीडर्स को नहीं बुलाया। हुड्डा ने नहीं चाहा कि जेपी जीते, क्योंकि उनमें भी मनमुटाव है, इसलिए हार जाने दिया। ज्योति जी देखिए, ये बड़े और संबंधित है, लेकिन ये बड़ी एक मजाकिया सी जो है बात यहाँ पर इसके द्वारा जो कही गई है, तो इनके जो मैं इसको स्पष्ट तौर पर तुकबाजी कहूंगा, इनकी तुकबाजी के अनुसार अमित चौटाला जी चाहते थे कि पूरा नाम बिहारी, पहली बात, क्योंकि इसी उसके अंदर उसी ताकत के साथ तो उन्होंने काम किया। और दूसरी बात जो है, इन लोगों को आप इंटरेक्शन करना चाहिए कि भाई आप ये बताएं कि भाई आप 5,000 पे तय रहेंगे, आप अल्टरनेट बन करके क्यों नहीं सामने आए? हुड्डा साहब ने तो कांग्रेस की नेचुरल की बात है,
क्योंकि पिछले दिन कांग्रेस के बड़े नेता थे। अब एक कांग्रेस के बड़े नेता वहां से छोड़ते हैं, विधायक पद से इस्तीफा देते हैं, तो कांग्रेस के पास सीधी सी बात है, क्योंकि उस समय बड़े नेता थे, तो सेकंड क्लास ऑफ लीडरशिप वहां पर डेवलप उसके आजमपुर के अंदर नहीं थी। अब सेकंड क्लास ऑफ लीडरशिप की एब्सेंस के बावजूद भी तो अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जिस प्रकार से कैंपेन लीड किया, दीपेंद्र हुड्डा जी ने जिस प्रकार से कैंपेन लीड किया, उस कैंपेन में रिजल्ट है कि आप जो है 0 पे 52,000 के ऊपर लेकर के गए। लेकिन जो है इनेलो के द्वारा क्या किया गया उस कैंपेन के अंदर मुझे बताइए, इनेलो के द्वारा क्या किया गया। और तीसरी बात भारतीय जनता पार्टी, तो ठीक है वंदना जी ने जो बात कही मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि मैं उनकी भाजपा की जीत के बाद में पहली बार किसी पे शामिल हुआ हूँ किसी निजी कारण से। तो अब मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो है वहां पर जाकर के चुनाव की थी, लेकिन जितने भी उस क्षेत्र के बड़े नेता क्षेत्र थे सभी एक साथ आए हैं। जिशन चौटाला जी साथ आए हैं, वहां पर ब्रिजेंद्र सिंह जी साथ आए हैं, वहां पर ये सब साथ आए हैं। सब साथ आने के बावजूद भी केवल इतनी जीत हासिल हुई है, 1 लाख वोट से ऊपर की बात करते थे। तो हमें ये जो आत्मनिर्भर, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस इस जिम्मेदारी को डाल सकती है, लेकिन कांग्रेस ने एक बेहतरीन और बढ़िया चुनाव लड़ा, अपनी कमजोरियों के बावजूद भी, अपने हर्डल्स के बावजूद भी। और उस चुनाव के लिए हर एक कार्यकर्ता जो चुनाव के अंदर था वो बधाई का पात्र है, और जो नहीं था उन सबसे हमारा निवेदन है कि चुनाव के अंदर जो है कृपया करके वहां पर आइए। चुनाव एक पर्व होता है, उसके अंदर सबका शामिल होना। चलिए आगे चर्चा को ले जाते हुए जी राजकुमार सिंह जी, इसमें कोई दोराई है नहीं, क्योंकि हम भी फील्ड में गए और हमने लोगों से बात की, हमने लोगों की बाइट्स भी चलाई, लाइव भी हमने दिखाया। भूपेंद्र हुड्डा ने अच्छा चुनाव लड़ा, जितनी भी कैंपेनिंग की, जितना भी मजबूती से चुनाव लड़ा, ये क्रेडिट उनको जाएगा, तो हार की जिम्मेदारी भी उन्हें लेनी होगी, ये भी साथ साथ एक फैक्ट है। लेकिन बड़े नेता हैं हुड्डा, दूसरे नेता उनके साथ नहीं आते, क्या वो खुद ही दूसरे नेताओं को लाना नहीं चाहते, या फिर दूसरे नेता नहीं पसंद करते उनकी अगुवाई में या उनकी लीडरशिप में आगे बढ़ना, या हाईकमान उन्हें जिम्मेदारी जो देता है, फ्री हैंड जो दिया जाता है, वो दूसरे नेताओं को रास नहीं आता? देखिए, एक तो अभी रविंद्र ढुल जी ने एक अच्छी बात कही, वो वाकई जमीनी यथार्थ है। जहां भी कोई बड़ा नेता होता है और दशकों तक उसका वो या उसका परिवार उस क्षेत्र पर अगर प्रभावशाली रहता है, काबिज रहता है, तो वो सेकंड लाइन लीडरशिप या थर्ड लाइन लीडरशिप डेवलप नहीं हो पाती। बिल्कुल। तो एक वो बड़ा डिसएडवांटेज कांग्रेस को था कि अगर भजनलाल परिवार कांग्रेस से चला जाता है तो सेकंड लाइन लीडरशिप कोई ऐसी नहीं थी जो उसकी जगह ले सके। तो शायद एक बड़ा कारण ये भी रहा कि जेपी को कैथल से ले जाके वहां से चुनाव लड़ा गया। जयप्रकाश मजबूत उम्मीदवार थे, वहां लड़ते रहे, लोकसभा का लड़ते रहे, बरवाला का वहां से उससे 10% नहीं, एसआर से एमपी रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। बिल्कुल। और ये मानना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जयप्रकाश के बीच कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है बहुत दूर की कौड़ी है, काल्पनिक है। हुड्डा ही जयप्रकाश को लेके गए, जयप्रकाश अपने आप नहीं गए थे, कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार नहीं बनाया था। और यह बात सही है कि हार जीत का मार्जिन अगर कम हुआ है तो कांग्रेस ने चुनाव तो मजबूती से लड़ा। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ये 3 नेता नहीं आए और ये हार की वजह रही, आते तो शायद हम जीत जाते, यानी आप उनको बड़ा नेता मानते हैं। इतना बड़ा नेता तो मानते ही है कि उनके आने न आने से हर जीत का फर्क पड़ता है। दूसरी तरफ आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो है कौन, उनकी हैसियत क्या है। तीसरी बात, अगर वो बड़े नेता हैं और निश्चित रूप से हैं, अपने अपने क्षेत्र में तो है ही कम से कम, तो नेता प्रतिपक्ष के नाते और वास्तविकता ये है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही पसंदीदा हैं, उन्हीं के नामित व्यक्ति हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी उनसे असहमत नेता हैं या दूसरे गुटों के नेता हैं, उन सबको साथ लेके चलें, पार्टी के हित में भी और अपने व्यापक हित में। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, आपस के रिश्ते इतने खराब हैं कि मैं नहीं तो कोई नहीं, पार्टी भी नहीं। तो वो जो स्थिति है वो इंतहा की हद है, इंतहा है। तो जब तक उस मन स्थिति से नहीं उभरेंगे, मुझे लगता है ये तब तक नहीं उभरेंगे जब तक कि आला कमान सबको बुला करके सख्ती से नहीं कहेगा कि पार्टी से ऊपर कोई नहीं है। बिल्कुल। ये बात अभी राजस्थान के संदर्भ में को संदेश दिया गया है कि जो पार्टी से ऊपर समझते हैं पार्टी से चले जाए। तो वो एक सख्त मैसेज देने का समय आ गया है। अगर कांग्रेस को अगले चुनाव के लिए तैयार होना है, एकजुट होना है।
बिल्कुल। जो पार्टी से बड़ा अपने आप को नेता मानते हैं उनके लिए पार्टी में जगह नहीं होनी चाहिए। और पोपली जी, राजकुमार जी की बात को ही आगे ले जाते हुए, एक तरफ तो राहुल गांधी, आप लोग भी इस बात को लेकर बार बार वार करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की स्थिति क्या है सबके सामने है। हाईकमान का भी इसमें हम मानेंगे कि नाकामी तो है कि दिल्ली से जो चीजें तय होनी चाहिए हरियाणा को लेकर या किसी भी प्रदेश इकाई को लेकर वो नहीं हो पाती। और दूसरा, जब तक राहुल गांधी की स्वीकार्यता पार्टी के अंदर, जनता के अंदर नहीं बनेगी, जब तक उनके नाम के वोट नहीं मिलने लग जाएंगे, तब तक नहीं लगता कि कोई भी प्रदेश इकाई कांग्रेस की उन्हें गंभीरता से लेगी। नहीं ज्योति, बिल्कुल सही बात है आपकी। और ऊपर से बिल्कुल हाईकमांड का कंट्रोल नहीं है। उसका यही कारण है कि शैलजा जी जब प्रदेश अध्यक्ष रही तो किस प्रकार बार बार जो विधायक हैं वो दौड़ लगाते रहे कि इनको हटाइए। हुड्डा मास लीडर है, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, यानी कि शैलजा जी मास लीडर नहीं है और या शैलजा जी कमजोर हैं और हुड्डा जी इग्नोर हो रहे हैं। तो ये वाले सेंटेंसेस भी हमने सुने, इनके जो विधायक है खुले तौर पर कहते रहे। और एक सबसे बड़ी बात, इनके जो प्रभारी थे, प्रभारी रहते हुए, हरियाणा के प्रभारी रहते हुए जब मीटिंग बुलाई गई तो उनको नहीं बुलाया गया। और जब मीडिया ने प्रश्न पूछा कि आपके प्रभारी क्यों नहीं आ रहे, तो ऑन एयर ये कहा गया कि उनको नहीं बुलाया जाएगा। क्लियरली मना कर दिया, उनका यहाँ पर कोई काम नहीं है, उनको बुलाया नहीं जाएगा। और बाद में सच में उनको काम से निकाल दिया, उनको यहाँ से हटना पड़ा। ये हम सभी ने देखा। अभी सब किसी भी राज्य के पास प्रभारी नहीं है चुनाव के बाद, क्योंकि खड़गे नई टीम का गठन करेंगे ना। और जो गुजरात में प्रभारी थे तभी मीटिंग में अलाउ नहीं किया जी। वो भी तो एक पॉइंट, वो भी एक चीज है ना, उनको हटना पड़ा, वो हटना पड़ा उनको ना। विवेक बंसल जी के साथ जो बुरी हुई वो हम सभी ने देखी है और उसके पीछे कारण क्या था वो भी हम जानते हैं। लेकिन रेणु जी अभी एक बात कह रहे थे, उसमें मेरे को थोड़ा हैरानी भी हो रही है, हंसी भी आ रही है कि अपनी तरफ ही क्यों गोल कर लेते हैं। कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला था, यानी कि कांग्रेस, भाजपा और एनएलडी आपके हिसाब से तीनों बराबर लड़ रही थी और एनएलडी बैठ गई। अब एनएलडी क्यों बैठ गई इसका जवाब तो आप देंगे। आप कह रहे हैं हुड्डा जी ने जानबूझ के हरवा दिया, कहीं आपने मदद तो नहीं कर दी उनकी, ये भी बता दीजिए। बाकी हम अपनी तरफ से जीते हैं, जनता ने हमारे को पसंद किया है। आप अपनी तरफ से गिर रहे हैं वो बात अलग है, एक सिन में आपके बीच में नहीं बोली थी। एक इम्पोर्टेंट बात, धूल साहब भी कहीं ना कहीं एग्री कर गए कि हमने बेहतरीन चुनाव लड़ा अपनी कमजोरियों के बावजूद, यानी कि अगर वो कमजोरियां नहीं होती तो हम जीत जाते। हालांकि वो बात अलग है कि 2009 में जब जेपी लड़े थे तो उससे 10% उनका जो वोट है वो कम आया है, तब भी कुलदीप बिश्नोई के सामने ही लड़े थे और कांग्रेस के लेकिन इस बार सरकार साथ थी मैडम इस बार ना। वो तो देखिए सरकार भी, ईवीएम भी कुछ भी बोल सकते हैं, वो तो साथ थे। वो बात अलग है। लेकिन एक प्रश्न और जो थी वो मेरी तरफ से इनसे जरूर पूछ लीजिए, ये हार का जिम्मेवार कौन? क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रवक्ताओं को देखा, पहले बोलते रहे कि जीतेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे हुड्डा जी, और जैसे ही हार गए इमीडिएटली जैसे उनसे पूछा कि हार के जिम्मेवार कौन, बोले सब जिम्मेवार। तो ये वही कवायद है जिसके बारे में मैं बार बार बोल रही हूँ। आप रविंद्र डूल जी से पूछ लीजिए हार का जिम्मेवार कौन, अभी बताएंगे सभी। जी डूल साहब, किसे लेनी चाहिए जिम्मेदारी हार की? हार की जिम्मेदारी जैसी तो हार हुई नहीं है कि जिम्मेदारी लेनी पड़े। पहली बात मैंने बताया कि एक अच्छा और एक बढ़िया इलेक्शन मिलने के बाद में आत्ममंथन करके आगे अपनी कमजोरियों को, कमियों को दूर करके आगे बढ़ करके संगठन को मजबूत करने का काम किया जाता है। हार की जिम्मेदारी लेने जैसी कोई चीज नहीं है। अच्छा। ना तो किसी, मैं ये कहूंगा कि भाई उन लोगों की जिम्मेदारी है जो इलेक्शन के अंदर नहीं है, ना ही मैं ये कहूंगा उन लोगों की जिम्मेदारी है जो इलेक्शन के अंदर आए। पहली बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर। लेकिन ये है बिल्कुल ठीक है कि हार तो हार ही होती है। तभी मैंने स्वागत किया था कुलदीप जी के सुपुत्र जी जीतने का, उनको भविष्य। लेकिन इतना तो साफ है कि अगर जयप्रकाश जीत जाते तो ये भूपेंद्र हुड्डा की जीत होती, क्योंकि हम खुद इस पैनल पर बार बार ये कहते रहे कि अगर जेपी जीते तो ये भूपेंद्र हुड्डा के कद में बड़ी बढ़ोतरी होगी, इसका सीधा क्रेडिट इसका भूपेंद्र हुड्डा को जाएगा। तो अगर क्रेडिट हुड्डा साहब को जाना था तो अभी इस बात के लिए जिम्मेदारी भी उन्हें लेनी होगी। देखिए हुड्डा साहब जो है इस कद की लड़ाई से बाहर के नेता है, पहली बात। अच्छा। 10 दिन से 15 दिन के अंदर जो है जिस प्रकार का चुनाव लड़ा गया, तो इस प्रकार के चुनाव और चुनाव के रिजल्ट तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। 24 गांव के अंदर कांग्रेस जीती है, 24 ही गांव के अंदर भाजपा जीती है, जिससे भाजपा का जीत का मार्जिन ज्यादा था और कांग्रेस का जीत का मार्जिन कहीं ना कहीं कम हुआ। लड़ाई में कोई कमी किसी प्रकार की नहीं थी। दूसरी बात, वो जो है सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस लड़ाई से, कद वाली लड़ाई से बहुत बाहर है। हरियाणा के सभी पार्टी में सबसे बड़े नेता है, तो उनके कद के लिए इस इलेक्शन का
होना ना होना उनके इनकम के निर्भर नहीं करता, पहली बात। और दूसरी बात जो है शब्दावली जो है, शब्दावली के बारे में बार बार कहा जा रहा है, तो मुझे याद आ रहा है कि जो जनरल इलेक्शन था तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक नेता को कहा था बिल्कुल बाकायदा बस के ऊपर चढ़ के गर्दन काट दूंगा, तो क्या वो शोभनीय था? तो ये कई बार ये होता क्या है कि कई बार ड्यू टू कोई भी जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं हो सकता है, कोई ऐसा शब्द आ सकता है जिस शब्द की इंटरप्रिटेशन कोई हो सकती है। इसका ये मतलब कहीं ना कि व्यक्ति की लज्जा खराब थी। अब ये तो देखिए एग्जेगरेट करने वाली चीजें होती है, तो ओवर एग्जेगरेट करके इस चीज को ना लेकर के आया जाए। कहना चाह रहे हैं राजकुमार जी, बोले। मैं दो चीजें कह रहा था। अभी रमन ढुल जी कह रहे थे कि चुनाव में हार की जिम्मेदारी जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो मई 2019 में राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों दे दिया था? जहां तक मुझे याद है उन्होंने हार की नैतिक जिम्मेदारी ली थी। नहीं होती है तो राहुल गांधी गलत थे क्या? लेकिन ये अच्छा प्रदर्शन, ये उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे हैं ना कि तो जिम्मेदारी तो मिल जाए जब अच्छा ना हुआ हो। देखिए दो चीजें होती है, हार होती है, जीत होती है, बीच में कोई चीज नहीं होती। वो मन को बहलाने वाली बात। दूसरी बात, जिसके पास अथॉरिटी है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसी की अकाउंटेबिलिटी होगी। ये नहीं हो सकती अथॉरिटी मेरी होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्योति सांगवान की हो जाएगी। दोनों चीजें नहीं हो सकती। तो ईमानदारी से ये मानना चाहिए कि हमसे गलतियां हुई, हम जनमत को अपने पक्ष में नहीं कर पाए और हम उसकी समीक्षा करेंगे। जिम्मेदारी लेते क्या दिक्कत है उसमें? तो जिम्मेदारी से भागना कोई बहुत अच्छी राजनीतिक मिसाल पेश नहीं करता किसी भी राजनेता के लिए, किसी भी राजनीतिक। मैं इंटरव्यू करूंगा। जी बोलिए जल्दी। पहली बात, जिम्मेदारी से भागने जैसी कोई बात नहीं कही गई थी। मैंने बड़ा स्पष्ट तौर पे एक चीज को कहा है कि बिल्कुल सही है, हारी है, आप मंथन करके पूरी चीज की तैयारी करके भविष्य के अंदर और बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो ये कहना कि जिम्मेदारी से भागने वाली बात है, बिल्कुल गलत है। हार भी हमारी है, अगर हम हारे हैं तो नेतृत्व की बात है, जिम्मेदारी हमारी है, इसमें कोई डाउट क्यों नहीं कि हम जिस प्रकार की परफॉर्मेंस कर सकते थे उस प्रकार की हम नहीं कर पाए तो हमारी जिम्मेदारी किसी बाहर वाले की जिम्मेदारी थोड़ी ना, कौन मांग रहा है उसकी जिम्मेदारी? रेणु साहब, ओपी धनखड़ की ओर से कल या परसों में एक बयान दिया गया कि हमारे बैनर पर, भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर ताऊ देवीलाल भी आ गए हैं, भजनलाल भी आ गए हैं, जल्द ही कुछ और नेता भी आएंगे। आप समझ रहे हैं इशारा कहां पर था? उससे पहले हमने राज्यसभा चुनाव में भी देखा कांग्रेस के ही नेताओं ने किरण चौधरी को लेकर बयान दिए थे। अब भी एक बार फिर से किरण को लेकर जिस तरह के बयान है या किरण जिस तरह से पलटवार कर रही, क्या संकेत आप मान रहे हैं इन तमाम बातों का? हाँ देखिए ज्योति जी, कांग्रेस में जो भी चल रहा है वो आप अगर थोड़ा सा पीछे से देखें, सुभाष चंद्रा जी से पकड़े इस बात को आप, तो सुभाष चंद्रा जी की जीत किस प्रकार से हुई थी, उसके बाद फिर कार्तिकेय की जीत हुई वो किस प्रकार से हुई, और कांग्रेस से इतने बड़े बड़े लीडर जो निकल करके जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं, और जिस प्रकार से अपने अजय माकन जी की हार हुई और अजय माकन के मुंह से ये बयान दिलवाया गया कि किरण चौधरी की वोट जो है ना वो क्रॉस हुई है, वो रद्द हुई है और किरण चौधरी के कारण ही मेरी हार हुई है, उनसे स्पष्ट बयान इन्होंने दिलवाने का काम किया। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी चाहती है, हरियाणा की कांग्रेस यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस चाहती है कि किरण चौधरी हमारे साथ ना रहे, प्रदेश में कांग्रेस में ना रहे। अब ये उनका विवेक है कि वो क्या करते हैं, वो बार बार बयान देती है मैं कांग्रेस की सिपाही हूँ, कांग्रेस की पक्की वफादार नेता हूँ और मैं कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई हूँ। जो चर्चाएं चली है वहाँ तो आदमपुर में तो नारे भी लग गए थे, आदमपुर में नारे लगाए किरण चौधरी अमित शाह के दफ्तर में बैठी है, मेरी नेता सोनिया गांधी है या मेरे नेता राहुल गांधी है, यहाँ एक दूसरे के लिए कोई स्वीकार्यता नहीं है। जैसे कि राजकुमार जी ने भी कहा कि कोई खुद से बड़ा नेता किसी को नहीं मानता हरियाणा कांग्रेस में। ज्योति जी कैसे मानेंगी? जो आदमी जब प्रदेश का एक प्रदेशाध्यक्ष ये बात कहता है कि मैं इसको नेता नहीं मानता और इसकी क्या हैसियत है, तो वो उसको कैसे नेता मान लेगी? वो इनसे पुरानी भी है, उनसे सीनियर भी है, उनसे बड़े पदों पर भी रह चुकी है। जब प्रदेश अध्यक्ष जिसको सबको जोड़ने की जिम्मेवारी होती है वो इस तरह की भाषा का जब प्रयोग करता है
प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आकर के पीसी में ऐसी बातें कहता है, तो अंदरूनी कितनी बातें चल चुकी होंगी इनकी आपस में, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो वो क्यों मानेगी? वो तो सीनियर सोनिया गांधी जी के साथ, राहुल जी के साथ सीधा उसके अपना ताल्लुकात है। दिल्ली की विधानसभा स्पीकर वो रह चुकी है, मंत्री वो रह चुकी है, तो उनका स्टेटस अपने आप में बहुत बड़ा है। दूसरी बात ज्योति जी, अभी 2 प्रश्न मेरे से भी पूछे, एक वंदना बहन ने पूछा और एक रविंदर भाई ने पूछा। वंदना ने कहा कि इनेलो बैठ क्यों गई और रविंदर ने कहा कि 5000 पर क्यों अटक गई। दोनों का मेरा एक ही जवाब बनता है दोनों के लिए। देखिए, मैंने पहले क्लियर कर दिया, शायद ये समझ नहीं पाए, मेरे जवाब तो मैंने पहले ही दे दिया था कि लास्ट में आकर के, अंत में आकर के आदमपुर की हल्का की जनता ने ये फैसला कर लिया कि दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा जो भव्य बिश्नोई को हरा सके। और ऐसे में माहौल जो है जेपी की तरफ बन गया, इसलिए सारी वोटें जेपी के पाले में डल गई। अदरवाइज तो कांग्रेस की वही 10,000 वोट वहां पर है, थी और रहेंगी। वो सारा विपक्ष की वोटें लोगों ने वहां डाल करके इतनी वोटों पर पहचाने का इनको काम किया। दूसरी बात आप देखिए, अभी जो वंदना जी ने भी ये बात दोहराई है कि जब पीसी हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी खड़गे जी के प्रधान बनने से पहले, राष्ट्रीय प्रधान बनने से पहले, उस टाइम कांग्रेस के ही एक प्रवक्ता भाई ने ही सवाल उठा दिया कि ये जो मीटिंग बुलवाई थी उदय भान जी ने, ये गैर कानूनी थी, इसमें प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल का होना जरूरी था। तो उसके बाद वो दिखाई ही नहीं दिया, उसको जड़ मूल से ही खत्म करने का काम किया। और अगली बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए, पहली बार मैंने देखा है जब से उदय भान जी स्टेट के प्रेसिडेंट बने हैं, पहली बार उदय भान जी ने विदाउट भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, क्योंकि इसमें ये जवाब देने थे, हार के जवाब देने थे, नेताओं की नाराजगी के जवाब देने थे, इसलिए अपने आप को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पीसी से बचाने का काम किया। अदरवाइज तो होल्ड ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। जल्दी देखिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हुआ करता था, तो कहीं न कहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मजबूत पार्टी है। 2024 में हम सरकार बनाने वो कैंपेनिंग में तो घर में बैठ करके रेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो कैंपेनिंग में है, ठीक है, आपने बता दिया और दर्शकों ने सुना। वंदना जी, आज जेपी की ओर से मीडिया को ये भी कहा गया कि किरण से बड़े नेता वो हैं, उन्होंने गिनवाया खुद का प्रोफाइल जो है, राजनीतिक सफर की, केंद्र में मंत्री रहे, सांसद रहे, एक बड़े राजनीतिक परिवार में पैदा होने से कोई बड़ा नेता नहीं बनता, उसके लिए अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार भी होना जरूरी है। क्या कहेंगे? देखिए, अच्छा व्यवहार तो तभी पता चल गया जिस प्रकार से इन दोनों ने अपनी स्टेटमेंट दी, और आपने शायद नोटिस नहीं करा होगा कितने अहंकार से बोले, मैं टिकट मांगने नहीं गया था, मुझे घर आकर टिकट दी गई। हालांकि वो बात अलग है कि 16वां प्लेयर इन्होंने उतारा था आदमपुर के अंदर। एक बात और भी मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जब रविंद्र जी कहते हैं कि हार अगर हो गई तो उसको मानने में एतराज क्या है, लेकिन ये बड़प्पन उनके नेताओं ने तो नहीं दिखाया ना। अब ये बताइए, पीसी में रोने की जरूरत क्या थी कि हम गए 1.5 घंटा बैठे, वो मिली नहीं। बड़े आराम से कह सकते थे ना, हमारा अंदरूनी मामला है, हम बात करेंगे, देखेंगे क्या तकलीफ थी, क्या प्रॉब्लम थी। बिल्कुल। लेकिन उसको दिखाना, मैं पहले अपनी उसी बात पे अडिग हूँ कि कहीं ना कहीं बचाने की कवायद है। आप कहते हैं ना कि हाँ हुड्डा जी तो कद की लड़ाई से बिल्कुल बाहर है, ऐसा नहीं है। वो एक के बाद एक जिस प्रकार से निशाना लगता है ना हर एक लोगों को कि हाँ मैं ही बना रहा हूँ, अगर कोई और लीडर डेवलप होता है तो दीपेंद्र हुड्डा को कैसे डेवलप करेंगे, वो तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो उसको डेवलप करने के लिए बाकियों का सफाया जरूरी है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा था। तो ये मुझे लगता है कि रोने की आवश्यकता नहीं पड़ती किसी में। अगर आपका लोकतंत्र होता, आप अगर इसको स्वीकार कर रहे होते, ये सिर्फ एक कवायद है कि ठीकरा फोड़ा जाए। बिल्कुल, और इसी को लेकर हमने चर्चा की। सभी का शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, हरियाणा न्यूज की चर्चा में आप सभी आए। तो देखिए, आदमपुर हारे और उसके बाद हलचल तेज है कांग्रेस के खेमे में। नेता पहले से भी बयानबाजी करते आए, लेकिन अब शिखर पर, अब चरम पर नजर आती है। देखना ये है कि अब इन बयानबाजियों के बाद भूपेंद्र हुड्डा या फिर उदय भान की स्वीकार्यता को लेकर कैसी परिस्थितियां बनती हैं, और साथ ही नए प्रभारी आने हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे किसे प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी देते हैं, और उसके बाद क्या नए समीकरण बनते हैं 2024 से पहले। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।